बुद्धा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम अपने पिछले क्लास के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बक्सर का युद्ध और द्वंद्व शासन, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखेंगे। इस पीवाईक्यू में हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है 1764 एडी में हुआ और औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो 1658 से 1707 एडी तक है। शाह आलम प्रथम का जो कार्यकाल है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है 1707 से 1712 एडी तक है। बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह था, इसका कार्यकाल 1837 से 1857 एडी है। इसके बाद ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है 1759 से 1806 एडी। अब इनके कार्यकाल में अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। शाह आलम फर्स्ट का जो कार्यकाल है 1707 से 1712, जो कि ए भी गलत है। ऑप्शन डी में है बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक, जो कि ए भी गलत है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 एडी, ये ऑप्शन सही है। अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर जाफर, ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। फिर हम वही बात करते हैं कि बक्सर की लड़ाई 1764 एडी में हुई थी। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात 1756 में नवाब बनता है और 1757 में प्लासी की युद्ध होती है। प्लासी के युद्ध में पराजित होता है। 1757 में इसके प्लासी के युद्ध में पराजित होने के बाद मीर जाफर 1757 में नवाब बनता है और 1760 तक यह नवाब के पद पर रहता है। मीर जाफर के पश्चात हेनरी वेसिनटार्ड के द्वारा मीर कासिम को 1760 में नवाब बनाया जाता है, जो कि 1763 तक इस गद्दी पर, बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद पुनः मीर जाफर को पुनः 1763 में नवाब बनाया जाता है, जो कि फरवरी 1765 तक इस गद्दी पर रहता है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र नजमुद्दौला को 1765 में नवाब बनाया जाता है। क्योंकि हम अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस क्रोनोलॉजी से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो कि 57 में ही गद्दी से आपदस्थ हो जाता है, जबकि बक्सर को 1764 में हुआ था। मीर कासिम जो कि 1760 से 1763 तक गद्दी पर बैठता है, जबकि युद्ध 1764 में हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर हम देखते हैं कि नजमुद्दौला जो है 1765 में गद्दी पर बैठता है, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि युद्ध जो है 1764 में हुआ था। तो मीर जाफर के दूसरे कार्यकाल में जो 1763 से 1765 है, इसी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से जिसे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। ऑप्शन ए है फारूक सियर, ऑप्शन बी है शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। हम देखते हैं कि इसने कहा कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो सबसे पहली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्राप्त हुई वो
इलाहाबाद की संधि में प्राप्त हुई। इलाहाबाद की जो संधि है अगस्त 1765 एडी में होती है। अब अगस्त 1765 एडी में होती है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन जो मुगल बादशाह हैं इनके कार्यकाल को देखेंगे। तो फारूक सियर का जो कार्यकाल है वो 1713 से 1719 एडी है। शाह आलम फर्स्ट, जो कि हम पीछे इसका कार्यकाल देख चुके हैं, शाह आलम फर्स्ट का कार्यकाल है 1707 से 1712 एडी। शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है वो है 1759 से 1806 एडी। और शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब है, जो कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के गुट का एक मेंबर था, एक सदस्य था। तो इस तरीके से हम अपने इस तीनों विकल्पों में अपने आंसर को खोजते हैं। तो हम देखते हैं कि फारूक सियर का कार्यकाल पहले ही खत्म हो जाता है, शाह आलम का कार्यकाल उससे भी पहले खत्म हो जाता है। और इसने कहा कि किस शासक ने, तो शाह आलम द्वितीय था जो कि मुगल सम्राट था, इसी ने ही दीवानी दी थी और दीवानी अगस्त 1765 में दी थी और जो कि इसके कार्यकाल में ही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए। तो ये 4 युद्ध प्रत्येक ऑप्शन में दिए गए हैं। वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले हम एक एक युद्ध के काल को देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम अपने क्रोनोलॉजी को सेट करने की कोशिश करेंगे और सही उत्तर को पहचानेंगे। सबसे पहले हम वांडीवास की बात करते हैं। तो वांडीवास युद्ध की जब बात करते हैं तो वांडीवास युद्ध जो है अंग्रेज कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेज कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच लड़ी गई थी। तो अंग्रेज कंपनी का जो कमांडर था वह सर आयरकूट था, और फ्रेंच कंपनी का जो कमांडर था वो लाली था। इस युद्ध में फ्रेंच कंपनी की हार होती है और अंग्रेज कंपनी जीत जाती है। वांडीवास की लड़ाई में ही फ्रेंच कंपनी का जो महत्वाकांक्षा था वो भारत में चकनाचूर हो जाता है और वांडीवास की लड़ाई जो है 1760 में होती है। ये हमारा पहला था। हमारा जो दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। अब हम बक्सर के युद्ध को देखते हैं। तो बक्सर के युद्ध 1764 में होता है और इस बक्सर के युद्ध में एक भारतीय संघ बनता है, एक भारतीय संघ बनता है। इस संघ में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, प्लस शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में भारतीय संघ के सदस्य होते हैं और अंग्रेजी कंपनी के बीच लड़ी जाती है। अंग्रेजी कंपनी के बीच लड़ी जाती है। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी युद्ध को जीतती है और यह एक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध होता है और भारतीय संघ की हार हो जाती है। इसके बाद हमारा अंबर का युद्ध है। अब जो अंबर का युद्ध है, अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा जाता है और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पार्ट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में
दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष के तहत फ्रेंच कंपनी होती है प्लस चंदा साहब, और मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिलके एक गुट बनाते हैं। दूसरे गुट में कर्नाटक का नवाब होता है, कर्नाटक का नवाब होता है। कर्नाटक के नवाब की जब बात करते हैं तो नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब होता है नवाब अनवरुद्दीन। अंबर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब की हार होती है, युद्ध में मारा जाता है और इस गुट की विजय होती है। इसके बाद हमारा चौथा युद्ध है प्लासी का युद्ध। जैसा कि हमें पता है कि प्लासी का युद्ध हमने पढ़ रखा है, प्लासी का युद्ध हमने पढ़ रखा है, 1757 में होता है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। अब हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले इन युद्धों में अंबर का युद्ध होता है। तो कहीं भी हमारे दो ऑप्शन जो है वांडीवास, वांडीवास, जो कि प्लासी के विवाद होते हैं, अंबर के युद्ध के विवाद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो जाता है। अब हमको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में अपने आंसर को खोजना है। अब अपने आंसर को खोजने के लिए ऑप्शन बी ऑप्शन डी को देखते हैं। अंबर के युद्ध के बाद ये कह रहा है कि प्लासी का युद्ध होता है और ये कह रहा है कि बक्सर का युद्ध होता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि बक्सर का जो युद्ध है 1764 में होता है और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। तो ऑप्शन बी पे जाते ही हमें अपना आंसर मिल जाता है, हमें आगे दो युद्धों को खोजने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान की जाती है? हम ऑप्शन डी से चलेंगे। ऑप्शन डी से चलेंगे तो ऑप्शन डी में लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है 1828 से 1835 तक है और इससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर भी रह चुका है। मद्रास का गवर्नर भी रह चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही सती प्रथा कानून आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1835 की शिक्षा नीति आती है और इसी के समय ही ठगी प्रथा का दमन किया जाता है, इसका हम लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ आते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है 1798 से 1805 तक है। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सहायक संधि, ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों पे नियंत्रण बनाने की कोशिश करता है, इसके लिए सहायक संधि लाता है। इसी के समय ही चतुर्थ चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है और
इसी के समय ही द्वितीय मराठा युद्ध भी होता है। इसके बाद हम कार्नवालिस को देखते हैं। तो कार्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से 1793 है। लॉर्ड कार्नवालिस एक बार फिर 1805 में पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। 1805 में कार्नवालिस पुनः गवर्नर जनरल बन के आता है और कार्नवालिस ने ही भारत में पुलिस सुधार, न्याय सुधार, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त, तमाम सुधारों को कार्नवालिस करता है। लॉर्ड क्लाइव जो कि 2 बार गवर्नर बन के आता है, पहली बार गवर्नर बनता है 1757 से 1760 तक। इसके बाद पुनः दोबारा गवर्नर बन के आता है 1765 से 1767। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में कहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो हमारा आंसर ए सही होगा, क्योंकि हमें पता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है 1765 में दी जाती है और 1765 में जो गवर्नर है क्लाइव था। क्लाइव ने ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब 12 ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 19 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सीधे हम आंसर पे जाते हैं। आंसर ए सही है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करता है या उसकी दीवानी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इलाहाबाद संधि के तहत ही जो वह मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण में आ जाता है, कंपनी के संरक्षण में आ जाता है। मुगल बादशाह को नाममात्र का प्रमुख बनाए रखा जाता है। साथ ही साथ इसे अवध से लेके इलाहाबाद, और कोरा का क्षेत्र दे दिया जाता है। कोरा का क्षेत्र मतलब वर्तमान का कौशाम्बी। साथ ही साथ इसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाता है और निजामत कार्य के लिए बादशाह को कंपनी को 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना होगा। इस संधि के ये सब मुख्य प्रावधान थे। और हमारा 7वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। उस समय जो गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को
उप दीवान नियुक्त करता है। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के उप दीवान होते हैं और सिताब राय बिहार के उप दीवान होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा है कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान, तो मुर्शिदाबाद बंगाल का हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर ए इज राइट होगा। क्वेश्चन 8 वगैरह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच होती है। तो भारत में वांडीवास की लड़ाई में फ्रेंच महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है और इस युद्ध में मराठाओं की बुरी तरीके से हार होती है। 1761 में लड़ा जाता है। जो मराठा दिल्ली पे शासन करने की सपना देख रहे थे, दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल करने की सपना देख रहे थे, पानीपत के तृतीय युद्ध में उनकी इस सपने पे पानी फिर गया क्योंकि इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी के युद्ध ने सिर्फ अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मौका दिया, षड्यंत्र करने का मौका दिया, लेकिन फिर भी नवाब अभी बहुत हद तक शक्तिशाली था और कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर नहीं पाई थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ, 1764 के बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियों का एक साथ पराजित हो जाना भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व को स्थापित कर देता है, क्योंकि भारत में अब बक्सर के युद्ध के बाद सबसे बड़ी शक्ति या भारत में कौन राज करने वाला है इसका निर्धारण बक्सर के युद्ध से हो जाता है और बक्सर के युद्ध से ही कंपनी को आगे चल के दीवानी प्राप्त हो जाती है। कंपनी को आगे चल के निजामत पर भी अप्रत्यक्ष अधिकार, बाद में प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध के बाद ही कंपनी के पास सेना, पैसा, प्रशासन, सब कुछ पे कंपनी का नियंत्रण हो जाता है, सब कुछ कंपनी के पास होती है। ऐसे में सबसे निर्णायक युद्ध अगर कोई है तो बक्सर का युद्ध है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े गए युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध है? हमने कहा कि बक्सर युद्ध, आंसर तो हमें मिल ही गया है, लेकिन हम ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। प्लासी की लड़ाई भी हमने पढ़ी रखा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जब बात करता है तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 में लड़ा गया और लाहौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध 1767 से 1769 को लड़ा गया और इस युद्ध में यह युद्ध अनिर्णित रहा और मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि हमें पता है हमारा सेम आंसर यही है, बक्सर का युद्ध। प्लासी हमने पढ़ रखा है। श्रीरंगपट्टनम की जब युद्ध की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है चतुर्थ
मैसूर युद्ध का हिस्सा है। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा जाता है। इस तरीके से चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर पर भी ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। वांडीवास की लड़ाई हमने पढ़ रखा है कि 1760 में लड़ी गई है। फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ी गई है। फ्रेंच कंपनी की पराजय होती है और फ्रेंच कंपनी भारत में कौन राज करेगा, इस लड़ाई से, इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती है। इस तरीके से हमने 10 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को देखे और उनके आंसर को निकालने की भी कोशिश किए, आंसर को एलिमिनेट करने की भी कोशिश किए, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट और क्रोनोलॉजी को भी समझने की कोशिश किए और हम ऐसे आगे भी करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक जरूर दें, इससे हमसे जो गलतियां हो उसे हम सुधारें और बेहतर क्वालिटी लाके और बेहतर तरीके से खुद को प्रस्तुत करें। थैंक यू।